गाइज, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है आपकी तैयारी? फिर से वही प्रश्न नहीं, और मुझे लगता है ये प्रश्न जब तक आपका एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होगा चलते रहेगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ आपकी तैयारी बेस्ट रूप से चले। आज के इस प्रीता पहचान क्लासेस में मैं लेकर आई हूँ आपके +2 सेकेंडरी स्कूल एग्ज़ाम 2026 में बिहार सरकार ने जो मॉडल क्वेश्चन पेपर का जो शेड्यूल जारी किया है उसका सॉल्यूशन लेकर, ठीक है, क्लास 12 का, जो आपका कंपलसरी हिंदी होता है, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों के बच्चे का, ठीक है। तो आज इसके पहले के वीडियो में मैंने इसका लिंक आपको भेज दिया था डिस्क्रिप्शन में, और शायद आपने देखा भी होगा। नहीं भी देखा है आज मेरे साथ आप उन प्रश्नों को भी देखेंगे और उसका सॉल्यूशन भी करते चलेंगे, और इससे आपको एक आइडिया लेना है कि किस तरह के प्रश्न आपको एग्ज़ाम में पूछने वाले हैं। मैंने जो आपको रणनीति बताई है कि इस तरीके से पढ़कर आप अपने एग्ज़ाम में अच्छी स्कोरिंग कर सकते हैं, तो उस तरह से आपको पढ़ना है और आपको सफल होना है अच्छे तरीके से, डिस्टिंक्शन मार्क्स के साथ। नहीं, आपका ये कंपलसरी पेपर है, और कोई भी आपका सब्जेक्ट हो आपके एग्ज़ाम का, उसकी तैयारी आपको पूर्ण रूप से करनी है। तो हिंदी के लिए आपके लिए मैं सहायक बनूं, इसलिए मेरी भरपूर कोशिश होती है कि जो भी चीज़ें आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है वह मैं आपके साथ शेयर करूं। नहीं, तो आज के इस वीडियो में हम पहला पार्ट देखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसे मैं 2 पार्ट में लेकर आऊँगी। पहले पार्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन, और सेकंड पार्ट में फिर हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए बिना समय को गंवाए स्टार्ट करते हैं प्रश्नों का हल। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यहाँ पर आप प्रश्न में देखेंगे, चाहे वह आपका ग्रामर का पोर्शन हो चाहे पाठ्य पुस्तक वाला पोर्शन हो। नहीं, दिगंत भाग 2 जो हमारा चलता है पाठ्य पुस्तक 12th बोर्ड में, आपके बिहार बोर्ड में, तो देखिएगा कि आपको जितने भी चैप्टर्स हमने बताए हैं, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर ग्रामर का और आपके पाठ्य पुस्तक का, तो उसमें से जो प्रश्न पूछे गए हैं वह बीच से भी पूछे गए हैं। नहीं, और छोटे छोटे मतलब कि जो कोई भी मतलब पोर्शन है उसके बीच से प्रश्न पूछा गया है, तो आपको कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। और एक बहुत बड़ा एक मैं आपको बता रही हूँ ट्रिक, और इसे सलाह के रूप में लीजिएगा कि आपके जितने भी पाठ हैं, चाहे वह गद्य के हो चाहे वह पद्य के हो, नहीं, यानी कि आपके पोइट्री और प्रोज दोनों के जो पाठ हैं, आपके जितने भी पाठ संकलित हैं आपके पाठ्य पुस्तक में, वह आपको सरसरी निगाह से पूरा पढ़ लेना है, एकदम कॉन्शस होकर ध्यानपूर्वक 1 बार 2 बार 3 बार ऐसा करने से ही आपको क्या होगा, उसके विषय वस्तु की पूरी जानकारी हो जाएगी, उसके पात्रों की पूरी जानकारी हो जाएगी, उसके घटनाक्रम की पूरी जानकारी हो जाएगी, और किस लेखक का है, कौन सा पाठ है, ये नाम आपको मुंह पे याद होना चाहिए, और गद्य भाग में जो पाठ है वह कौन सी विधा है, कहानी है, निबंध है, रिपोर्ताज है, संस्मरण है, या व्यंग कथा है, यात्रा वृत्तांत है, क्या है, यह भी आपको मुंह पे याद होना चाहिए। और लेखक कवि परिचय में लेखक से जुड़ी जो मुख्य बातें हैं, उनका जन्म स्थान, उनकी प्रमुख रचनाएं, किस काल से संबंधित है, हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित है, किस रूप में वो प्रसिद्ध हैं, ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। और इसी सब बिंदुओं को ध्यान रखकर मैंने आपके सहयोग के लिए ऐसे वीडियो मैं लेकर आ रही हूँ, जिसका पार्ट 1 आपने देखा होगा, वो मैं लेकर आऊँगी। 10th का मैंने डाला हुआ है, 12th का भी मैं एक एक करके सेपरेटली हर पार्ट का जो की पॉइंट्स है वो मैं डाल दूँगी, तो उसको भी आपको देखना है। पूरे एग्ज़ाम तक आपको एक भी गलती नहीं करनी है, कुछ भी आपको पढ़ाई के लिए छोड़ना नहीं है। चलिए बिना समय को गवाए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रश्न
अच्छे से हल करिए, समझते हुए हल करिए। पहला प्रश्न आपका है, गोली से घायल बच्चे की हालत खराब है, रेखांकित अंश किस पदबंध का उदाहरण है। यानी जो पदबंध इसमें दिए गए, पदबंध क्या है, गोली से घायल बच्चे, नहीं यहाँ पर रेखांकित नहीं किया गया है, लेकिन आप समझ लीजिए पदबंध ये क्या हुआ, गोली से घायल बच्चे, तो वह मेरा कौन सा पदबंध है, संज्ञा पदबंध। ठीक है। दूसरा प्रश्न, जल शब्द क्या है। तो जल शब्द हमारा क्या है, पुल्लिंग है, यहाँ पुल्लिंग पूछा जा रहा है। तीसरा प्रश्न है, बादल घिरे और मयूर नाचने लगे, कौन वाक्य है। यहाँ पर देखिए दो उद्देश्य और दो विधेय हैं और से जुड़ा हुआ है। अगर आपने मेरा व्याकरण सत्र में वाक्य का वीडियो नहीं देखा है तो ये आपको फिर से मेरी एक सलाह है कि आप जाकर वाक्य का प्लेलिस्ट में जाकर व्याकरण सत्र में वाक्य का वर्गीकरण और सारे वर्गीकरण में जो किसके क्या क्या भेद हैं, ये बनावट की दृष्टि से हैं, तो वह ज़रूर देख लीजिएगा आप। ठीक है। तो बादल घिरे और मयूर नाचने लगे में और से जुड़ा है, ये तुम्हारा क्या है, संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट प्रश्न, कौन जा रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो ये प्रश्नवाचक है, तो ये क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। यहाँ भेद पूछा जा रहा है और यही अगर आपको पूछता कि कितने सर्वनाम होते हैं तो वो मेरा क्या होता, 11 होता। छठा प्रश्न, वाच्य के कितने भेद हैं। तो वाच्य के हमारे 3 भेद हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। नेक्स्ट प्रश्न, 7वां प्रश्न, बिहार के राज्यपाल कौन है, इस वाक्य में कौन किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है, ये आपका प्रश्नवाचक। ठीक है। कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण है, कुछ यानी कि अनिश्चय है, यहाँ तो क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक। नेक्स्ट प्रश्न आपका, प्रथम शब्द का विशेषण क्या होगा, क्या होगा, प्राथमिक। विशेषण शब्द हुआ प्राथमिक हमारा। सब धन कौन विशेषण है, यहाँ पर सब धन मेरा कौन विशेषण हो जाएगा, परिमाण बोधक, क्योंकि यहाँ परिमाण बताया जा रहा है, वो भी क्या है, अनिश्चित, नहीं अनिश्चित सब धन, यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं है कितना धन, सब धन, तो ये अनिश्चित परिमाण बोधक का उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए, सेना का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो चारों में देखते हैं, वाहिनी, पुष्प मतलब फूल, और यहाँ पर देखिए तात मतलब तात है, तो तात का मतलब क्या होता है, और भवानी मतलब दुर्गा का दूसरा रूप है। आगे देखिए, नेक्स्ट 12 नंबर, किरण का पर्यायवाची शब्द क्या है, ज्योति। ठीक है, ये सब आसान शब्द सवाल है, आपको खाली ध्यान से पढ़ते चले जाना है और उसको स्मरण करते जाना है। 13वां नंबर प्रश्न है, अभिमान का पर्यायवाची शब्द क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर चारों में से देखिए कोई भी अभिमान का पर्यायवाची नहीं है, ध्यान से आप देखिए। अस्मिता मतलब इज्जत, कृषाणु मतलब क्या होता है आपका जो धूर्त होने, कृषाणु मतलब कंजूस, तिमिर मतलब अंधेरा, और अरण्य मतलब जंगल या वन। तो यहाँ पर अभिमान का पर्यायवाची क्या होगा, घमंड होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, चतुर का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो चतुर का पर्यायवाची यहाँ पर प्रवीण है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है। तो चारों में देखने से पता चल रहा है कि परीक्षण हमारा शुद्ध शब्द है, ध्यान से देखिए। 16वां नंबर, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन है। तो चारों शब्द देखिए आप आराम से, तो कवित्री हमारा शुद्ध है, बाकी सब गलत स्पेलिंग है। 17वां प्रश्न, प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो ये हम जानते हैं ओष्ठ है। ठीक है, वर्ण और वर्ण के उच्चारण स्थान आपको स्पेशली देख लेना है। यह भी मेरे वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगा प्लेलिस्ट में। स्टार्टिंग में ही वर्ण और वर्ण भेद और वर्ण का उच्चारण स्थान मैंने बताया हुआ है, बड़े अच्छे तरीके से बताया है, जो आपको इजी लगेगा
तो उसे भी आपको जरूर देख लेना है। 100 वर्ण का 18वां प्रश्न हमारा, 100 वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? क्या है? मूर्धा। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट, दिनेश पढ़ रहा है, यह वाक्य किस काल से संबंधित है? तो यहाँ पर पढ़ रहा है यानी वर्तमान में, और वर्तमान में भी क्या? तात्कालिक वर्तमान। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हमारा प्रश्न 20 नंबर कहता है कृपणता किस संज्ञा का उदाहरण है? 20 नंबर, यह कृपणता किसको बता रहा है? भाव को बता रहा है, नहीं कंजूसी। कंजूसी कृपणता में क्या होता है? कंजूसी। 21वां प्रश्न, आलोक पढ़कर खेलने गया, यह किस क्रिया का उदाहरण है? पढ़कर खेलने गया पूर्वकालिक क्रिया का ये उदाहरण है, नहीं। नेक्स्ट आपका प्रश्न 22 नंबर, मनुष्य किस संज्ञा का उदाहरण है? यहाँ पर हम देखते हैं यह क्या? मनुष्य यानी जातिवाचक। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, रसोई घर शब्द कौन समास है? तो रसोई के लिए घर, तो यहाँ पर कारक चिन्ह का प्रयोग है, यह मेरा क्या होगा? तत्पुरुष होगा। 24वां प्रश्न, त्रिकोण शब्द कौन समास है? तो यह मेरा क्या हो जाएगा? त्रिकोण द्विगु समास हो जाएगा, नहीं। 24वां नंबर हमारा द्वंद्व नहीं द्विगु समास। त्रिकोण मतलब तीन कोण का समाहार, यहाँ पर संख्यावाची होता है और संख्यावाची समास मेरा क्या होगा? द्विगु समास होगा। नेक्स्ट प्रश्न, देश विदेश कौन समास है? यहाँ पर मेरा द्वंद्व समास है, योजक चिन्ह से जुड़ा हुआ, दोनों अपने आप में प्रधान। 26वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? तो यहाँ पर देखने से पता चल रहा है सीता ने झूठ कहा था शुद्ध है, बाकी वाक्य की बनावट के अनुसार गलत है। 27वां प्रश्न, जीव जंतु शब्द कौन समास है? यह भी हमारा क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। इसमें देखिए योजक चिन्हों से जुड़ा हुआ, दोनों पद प्रधान। 28वां, खिचड़ी किस शब्द का उदाहरण है? यह हमारा देशज शब्द है। खिचड़ी, पगड़ी ये सब क्या होते हैं? हमारे देशज शब्द होते हैं। कारक के कितने भेद हैं? तो हम सभी जानते हैं ये कारक के 8 भेद हैं। आगे देखिए 30वां हमारा प्रश्न है, आँखों से देखा किस कारक का उदाहरण है? तो यहाँ आँख माध्यम है, तुम्हारा क्या हो जाएगा? करण कारक। कारक भी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप जरूर अच्छे से देख लीजिएगा। कारक किसका रूप परिवर्तन है? हमारे संज्ञा का। लिंग, वचन, पुरुष और कारक संज्ञा के साथ आपको ये पढ़ लेना है। ठीक है, यह भी आपको मेरी प्लेलिस्ट व्याकरण सत्र वाली वीडियो में प्राप्त हो जाएगा, उसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, एक पंथ दो काज लोकोक्ति का क्या अर्थ है? नहीं, एक साथ दो काम। आसान है ये। 32वां प्रश्न हमारा, पेड़ से पत्ता गिरता है किस कारक का उदाहरण है? आपादान कारक, जुदाई का बोध हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न, राम ने कहा होगा, यह किस वाक्य का उदाहरण है? यहाँ पर संदेह प्रकट किया जा रहा है कि कहा होगा, नहीं तो क्या है ये? संदेहवाचक। अर्थ के दृष्टि से वाक्य के जो भेद होते हैं उसके आधार पर याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या है? तो राष्ट्रीय। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अच्छाई शब्द कौन संज्ञा है? ये हमारे भाव को बता रहा है, इसीलिए क्या है यह? भाववाचक। नेक्स्ट प्रश्न 36वां, मोती शब्द कौन संज्ञा है? तो यह मेरा क्या है? द्रव्यवाचक। कोई भी धातु, कोई भी द्रव्य चीज और ऐसे चीज़ें जिसे हम नाप तौल कर सकते हैं, गिन नहीं सकते, हमारा क्या होता है? द्रव्यवाचक होता है। अगला प्रश्न, लेखक शब्द कौन संज्ञा है? तो ये मेरा कौन संज्ञा हो जाएगा? जातिवाचक, क्योंकि लेखक पूरे लेखक जाति को बता रहा है। अगला प्रश्न, वैसे शब्द को क्या कहते हैं जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हुए हैं?
ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? तद्भव, यानी थोड़ा रूप परिवर्तन कर, संस्कृत के शब्दों को रूप परिवर्तन कर। तो उत्तर क्या होगा? तद्भव। अगला प्रश्न हमारा मानव क्या है? नायक शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? नायिका। दृष्टि का अभाव वाक्य खंड के लिए एक शब्द, वृष्टि शब्द का अभाव वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या होगा? अनावृष्टि। नहीं, यानी वृष्टि मतलब वर्षा। ठीक है। आगे निम्नलिखित 41वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन विसर्ग संधि है? तो यहाँ विसर्ग संधि जिसमें विसर्ग का प्रयोग हो, क्या होता है? यश यशोधरा, यश जोर धरा। बाकी हमारा क्या होगा? सत जोर जन सज्जन, गए जोर अख गायक, महा जोर ऋषि महर्षि। यहाँ पर विसर्ग संधि कौन होगा? मेरा यशोधरा होगा। 42वां प्रश्न, चतुर्भुज शब्द कौन समास है? यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। मैंने आपको बताया था कि ऑप्शन में अगर विशेषण वाले शब्द हो और क्या कहते हैं उपमा वाले शब्द हो तो वो क्या होगा? मेरा कर्मधारय। लेकिन अगर उसमें बहुव्रीहि दिया रहे और चतुर्भुज से किसी विशेष व्यक्ति विशेष को जाना जाए तो वह मेरा क्या होगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। यहाँ पर आंसर क्या होगा? बहुव्रीहि समास। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, कर्तव्य में कौन प्रत्यय है? तो कर्तव्य में आप देखिए यहाँ कौन प्रत्यय है? तव्य प्रत्यय। तव्य प्रत्यय जो संस्कृत का होता है वह हिंदी में क्या मेरा? तव्य प्रत्यय है। अगला प्रश्न, शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? हमें पता है, प्रत्यय कहते हैं। नहीं, पहले किसे लगाया जाता है? उपसर्ग को। बाद में किसे लगाया जाता है? प्रत्यय को। अगला प्रश्न, फल फूल शब्द में कौन समास है? तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। यानी समास को आपको बहुत अच्छे से देखना है। आप देख रहे हैं कि समास से आपको बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न, अभ्यागत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अभी जोर आगत। नहीं, यहाँ पर ये कौन संधि हो जाएगी? हमारी यन संधि, क्योंकि यहाँ ई और किसका मेल हुआ है? आ के बाद। इसका क्या नियम है कि ई के बाद, हर्षई दीर्घई के बाद कोई अन्य स्वर आए और क्या आधे स्वर आए तो वह हमारा क्या होता है? यन संधि होता है, यो में बदल जाता है। नहीं, चलिए आगे चलते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न, उपवन में कौन उपसर्ग है? उपसर्ग है। स्पष्ट रूप से पता चल रहा है। अगला प्रश्न हमारा 48 नंबर, अभिलाषा में कौन उपसर्ग है? तो यहाँ देखते हैं, साफ पता चल रहा है, अभी उपसर्ग है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? देखने से पता चल रहा है, सहयोग हमारा पुल्लिंग शब्द है। बाकी क्या है? हमारे है। नेक्स्ट प्रश्न, पुष्प शब्द का विशेषण क्या होगा? पुष्प शब्द का विशेषण क्या होगा? हमारा पुष्पित। ठीक है। अगला प्रश्न, पुष्पित। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, यह नया माल है, इस वाक्य में नया शब्द क्या है? यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या है ये नया शब्द? ये हमारा विशेषण है, ये विशेषता बतला रहा है, नया माल। ठीक है। अगला प्रश्न, दिन शब्द का विशेषण क्या होगा? दैनिक होगा। नेक्स्ट, अंडे के छिलके शीर्षक रचना किसकी रचना है? यह मोहन राकेश जी की है, जो कि ये क्या है? एकांकी है। आगे देखिए, अगला प्रश्न हमारा देखिए यहाँ पर 54 नंबर प्रश्न, नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान शीर्षक रचना पर कौन पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1971 में। 5वां, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किस विधा की रचना है? यह कौन सी विधा है? हमारी आलोचना है। ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की।
याद रखिएगा। विनय पत्रिका शीर्षक रचना किसकी है? तुलसीदास की। बहुत फेमस ये रचना है। नेक्स्ट प्रश्न, अष्टयाम शीर्षक ग्रंथ की भाषा क्या है? ये कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा। आगे, कवि भूषण के आश्रयदाता कौन थे? तो शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज थे, ये हमें पता है। नेक्स्ट प्रश्न, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह कथन किस पाठ से लिया गया है? यह कथन बातचीत पाठ से लिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, गंडक नदी का जल तो सदियों से चंचल रहा है, यह कथन किस पाठ से है? तो यह हमें पता चल रहा है कि ओ सदा नीरा से है। नेक्स्ट प्रश्न, रानी खेत नामक स्थान की चर्चा किस शीर्षक पाठ में की गई है? नहीं, किसमें की गई है? हंसते हुए मेरा अकेलापन में शुरुआत में ही इसकी चर्चा की गई है। नेक्स्ट देखिए 62वां प्रश्न, बंधी हुई मुट्ठियों का संबंध किस पठित कविता से है? तो यह जन जन का चेहरा एक। जब आप कविता की पंक्तियां पढ़िएगा तो देखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, खिलौना शब्द किस कविता से संबंधित है? यह पुत्र वियोग से संबंधित है। मेरा खोया हुआ खिलौना कविता की पंक्तियों में आप देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में कौन कामायनी महाकाव्य का पात्र नहीं है? तो कौन नहीं है? शत्रुपा नहीं है, बाकी तीनों प्रमुख पात्र हैं। अगला प्रश्न, हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन कहानी मानी जाती है? उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की यह मील का पत्थर साबित हुआ था। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न 66 नंबर, गैंग्रीन का उल्लेख किस कहानी में है? रोज। ठीक है। अगला 67वां प्रश्न, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? किसको लिखा था? सुखदेव को। अगला प्रश्न हमारा, वैशाली महोत्सव का प्रतिवर्ष आयोजन किसने प्रारंभ कराया था? जगदीश चंद्र माथुर जी ने। आप इनके परिचय अपने पाठ्यपुस्तक में देखिएगा, परिचय में ही आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न, सिपाही की मां शीर्षक पाठ पाठ की साहित्यिक विधा क्या है? तो यह क्या है? एक हमारा क्या है? एकांकी है। नहीं, 76वां प्रश्न हमारा 70वां प्रश्न, 70वां, जूठन शीर्षक पाठ किस विद्या में रचित है? यह हमारा क्या है? आत्मकथा है। नहीं, अगला प्रश्न 71वां प्रश्न, मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह अमृतसर पंजाब में हुआ था। मोहन राकेश का जन्म अमृतसर पंजाब में 8 जनवरी 1925 को हुआ था। याद रखिएगा, डेट भी याद रखिएगा, कभी कभी स्थान पूछता है, कभी कभी डेट भी पूछ देता है। अगला प्रश्न हमारा 72वां प्रश्न जो है, नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? वाराणसी में। अब कहाँ है ये? चंदौली जियानपुर नामक गांव में। कब हुआ था? 28 जुलाई 1926 को। डेट भी आपको याद रखना है। ठीक है। 73वां प्रश्न हमारा देखिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म स्थान कहाँ है? तो कहाँ है? मुजफ्फरनगर, बरला गांव, 30 जून 1950। याद रखना है, डेट भी याद रखना है आपको। 74वां प्रश्न, पठित कविता के अनुसार चातकी किसके लिए तरसती है? तो किसके लिए तरसती है? स्वाति नक्षत्र के बूंदों के लिए। यह कविता की पंक्ति में आपको मिल जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था? तो रघुवीर सहाय का जन्म लखनऊ में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1929 को। और इनका निधन 30 दिसंबर 1990 को दिल्ली में हुआ था। ये प्रश्न भी दोहराया गया है, आप इसको भी याद रखिएगा। 76वां प्रश्न, कवि शमशेर बहादुर सिंह ने गतिशील बिंबों के द्वारा किसका चित्रण किया है? किसका किया है? उषा का। नहीं, और ये क्या है? संश्लिष्ट बिंब है, यानी
संश्लिष्ट बिंब क्या होते हैं? ये बिंब के प्रकार होते हैं, यानी देख के उसका पूरा स्वरूप सामने आ जाना। अगला प्रश्न 77वां प्रश्न हमारा है, मोहन राकेश की माता का नाम क्या था? उनकी माता का नाम बच्चन कौर था। आगे देखिए प्रश्न हमारा 78वां प्रश्न, नामवर सिंह के पिता का नाम क्या था? तो क्या था? रामनगर सिंह। ठीक है, याद रखना है इसको आपको। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर है, कवि मुक्तिबोध ने मानव की आत्मा को क्या माना है? एक। ठीक है, यह जन जन का चेहरा एक कविता से ली गई है, सब में उन्होंने क्या माना है? एक माना है। अगला प्रश्न, तुलसीदास के पिता का नाम क्या था? तो हम लोग सभी जानते हैं क्या था? आत्माराम दुबे। अगला प्रश्न हमारा, विनोद कुमार शुक्ल ने किस विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्य किया था? कहाँ कार्य किया था? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में। आपको इनके परिचय में प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? क्या था? ठाकुर रामनाथ सिंह। याद रखना है आपको। जयप्रकाश, नेक्स्ट प्रश्न, जयप्रकाश नारायण का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो जयप्रकाश नारायण का जन्म 1902 ईस्वी में हुआ था और डेट क्या था? 11 अक्टूबर। सारण जिला, और क्या नाम था गांव का? दियारा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। डेट 11 अक्टूबर, जिला सारण और गांव का नाम सिताब दियारा। ठीक है। भगत सिंह के चाचा जो थे अजीत सिंह ने विदेशों में किस संग्राम का संचालन किया था? मुक्ति संग्राम का किया था। अब देखिएगा, जब उन्होंने जो पत्र लिखा है उनके संकलन में ये आपको प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, राजा मान्यदंड किस राजवंश से संबंधित थे? सॉरी, राजा नान्यदेव नहीं, नान्यदेव किस राजवंश से संबंधित थे? कर्नाट वंश से। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न, तुलसीदास का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो तुलसीदास जी का जो जन्म है उनका विक्रम संवत 1589 है और सन 1532 है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर इस कंडीशन में जो नियर अबाउट आपको आए तो वो बता देना है, या फिर आपको उसको छोड़ देना है। आपको उनका आप याद रखिएगा, विक्रम संवत कितना है? 1589 और सन ईस्वी में 1532। ठीक है। 87 नंबर प्रश्न है, कवि रघुवीर सहाय के अनुसार कौन अपने जय जयकार करता है? कौन करता है? अधिनायक। या अधिनायक कविता से ली गई है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन उसने कहा था शीर्षक पाठ का पात्र नहीं है? यहाँ पर वजीरा सिंह है, बोधा सिंह है, पोलू राम है, यहाँ वीरन सिंह नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा 89 नंबर, राष्ट्र कवि के रूप में कौन प्रसिद्ध हैं? रामधारी सिंह दिनकर जी नहीं, यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर ऑप्शन में है, द्वितीय राष्ट्रीय कवि के रूप में इनको जाना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न आपका 90 नंबर प्रश्न, रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि हैं? ये छायावदोत्तर युग के कवि हैं। ठीक है। नेक्स्ट, त्रिक शीर्षक पाठ की साहित्यिक विधा क्या है? तो यह हमारा क्या है? कहानी है। ठीक है। अगला प्रश्न 92 नंबर प्रश्न, ओ सदा निरा शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य के किस विधा के अंतर्गत आता है? तो यह निबंध के अंतर्गत आता है। आप देखिए, सारे प्रश्न लगभग मिल रहे हैं ना। आपको कौन सी विधा है, लेखक कौन है, लेखक के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, तो ये आपको अच्छे से कर लेना है हर पाठ का। अगला प्रश्न हमारा 93 नंबर प्रश्न, गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो कौन है? ज्ञानेंद्रपति जी। अगला प्रश्न, कौमुदी
कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने की थी? तो ये अशोक वाजपेयी जी ने की थी। ठीक है। अगला प्रश्न, चेखव किस देश के रहने वाले थे? ये हमारा प्रतिपूर्ति का प्रश्न है। ये कहाँ के रहने वाले थे? रूस के। आपका दिगंत भाग 2 गद्य पद के बाद प्रतिपूर्ति तीन अध्याय दिए हुए हैं, 3 पाठ है उसमें समाहित है, उसी से ये प्रश्न है। आप उसको भी जरूर देख लीजिएगा, उसकी विषय वस्तु आपको पता चल जाएगी। अगला 96 नंबर प्रश्न, यान दमित्रिय चेखोव पेशे से क्या थे? तो वो क्लर्क थे। ठीक है। जब आप पढ़ेंगे उस पाठ को तो आपको आ जाएगा ध्यान में। अगला प्रश्न, कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके थे? हेनरी लोपेज जी। ठीक है। अगला प्रश्न, वात्सल्य भाव के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? तो कौन है? हमारे सूरदास जी, जिन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का बहुत महत्वपूर्ण रूप से वर्णन किया है, वात्सल्य का महत्वपूर्ण रूप से वर्णन किया है। अगला प्रश्न, कारमेन किस कहानी के पात्र हैं? कौन से कहानी के पात्र हैं? पेशगी। यह भी प्रतिपूर्ति की कहानी है। ठीक है। आपके पाठ पे जो प्रतिपूर्ति दिया गया है। 1वां प्रश्न हमारा, प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि प्रेम के पीर के कवि के रूप में घनानंद जी का नाम, जो हमारे क्या रीतिकाल के प्रमुख कवि थे, उनका नाम आता है। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है तो उसमें जायसी जी को प्रेम के पीर का कवि कहा जा सकता है। हमारे जायसी जी जो थे भक्ति काल के नहीं, निर्गुण धारा के प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि थे। और उन्होंने क्या कहते हैं, प्रेमाश्रयी में जो उर्दू साहित्य था, यानी कि उनके रूप में उन्होंने प्रेम का वर्णन किया है। ठीक है। प्रेमाश्रयी शाखा के थे तो प्रेम का दूसरा वर्णन उन्होंने दूसरे रूप में किया है। तो इसमें जायसी जी प्रेम के पीर कवि के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है। तो ये आपका 100 प्रश्न यहीं पर समाप्त हुआ। अगले सेकंड पार्ट में इसी मॉडल क्वेश्चन पेपर का सब्जेक्टिव रूप हम लेकर आएंगे। अच्छे से तैयारी करिए। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज तक के लिए इतना ही। आपका एक भी प्रश्न ना छूटे, इस बात का आपको खास ख्याल रखना है, क्योंकि बेटा आपका जो 12th बोर्ड है ये आपके जीवन का वो महत्वपूर्ण पड़ाव है जो आपको आगे का रास्ता चुनाव करने में सहयोग करता है कि हमें कौन सा रास्ता चुनना है। यहाँ की मार्किंग यानी इस एग्जाम चूक आपको नीचे ला सकती है, इसीलिए थोड़ा सा भी लापरवाह नहीं होना है। हर पाठ को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से तैयारी करनी है। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए, अपने खाने पीने का ध्यान भी रखना है, सोना भी है, लेकिन अपनी तैयारी भी मजबूत रखनी है। चलिए, इसी आशा के साथ आज तक के लिए इतना ही। बाय।